हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग हम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सर्दी भी हमारी जो है बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से अभी तो शायद स्कूल की छुट्टियां भी हो चुकी हैं न्यू ईयर तक। तो बढ़िया है, आप लोग घर पे रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। ऐसा नहीं है कि आप घर पे हैं तो सर्दियों में बस खाओ पियो और बैठे रहो। थोड़ा पढ़ाई भी करिए, साथ में आप क्लासेस को कंटिन्यू जरूर देखिए। भाई सर्दी में आप बढ़िया रजाई में बैठे रहिए और अपने मोबाइल से क्लासेस को देखते रहें, जहां से भी आप देखते हैं। चलिए भाई, आज के नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा नया जो टॉपिक है उसमें ना हमें पढ़ना है आज यूज सीखना है, यूज ऑफ मस्ट। क्या सीखना है? यूज ऑफ मस्ट के बारे में आज हमें सीखना है। चलिए तो समझते हैं कि आखिर ये मस्ट क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, किस चीज में हम इसको यूज करेंगे, क्या बताने के लिए कैसे चीज में हम मस्ट यूज करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में समझते हैं। तो चलिए भाई, यूज ऑफ मस्ट हमारी जो हेडिंग है, इसमें हमें सबसे पहले ये समझना है कि जो मस्ट है हमारा ये क्या दिखाता है। तो एक बात याद रखिए, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको यह काम करना ही है, मतलब करना ही, दैट्स फिक्स्ड। जिस काम को ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी पता चल जाए कि हमें इस काम को करना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी हो गई, नेसेसिटी हो चुकी है, उस काम को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मस्ट को यूज करते हैं। जैसे तो लिख लीजिए आप पहले पॉइंट, यूज नंबर फर्स्ट इज, यूज नंबर फर्स्ट कहता है इट इज यूज्ड। लिखिए इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ऑर्डर, कॉमा एडवाइस। आपको स्ट्रॉन्ग वे में एडवाइस दी गई है, आपको ऑर्डर दिया गया, आपने डिटरमाइन की, लेकिन स्ट्रॉन्ग वे में। क्या आपने सोच लिया चाहे कुछ हो जाए, जमीन यहां से यहां हो जाए, धरती आसमान यहां से यहां हो जाए, हम इस काम को करेंगे। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बताने के लिए हमें क्या करना होता है? हम वहां पर मस्ट यूज करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से। जैसे हमने आपसे कहा तुम्हें अब जाना चाहिए, तुम्हें अब जाना चाहिए, तुम्हें अब जाना चाहिए। अब हमने क्या किया? आपको एडवाइस दी कि अब आपको क्या करना चाहिए, अब जाना चाहिए, समय बहुत हो चुका है। हमने सलाह दी कि आप ये करो, इस टाइम चले जाओ, या मैंने आपको ऑर्डर दिया कि आप इस टाइम चले जाइए, इस टाइम आपका जाना जरूरी है। तो हमने ये सेंटेंस लिखा। अगर हम बात करें इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल की, हमने कहा तुम्हें यह काम अवश्य करना चाहिए, तुम्हें यह काम अवश्य, तुम्हें यह काम अवश्य करना चाहिए, तुम्हें यह काम अवश्य करना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन। मैंने दो सेंटेंस लिखे, चलिए समझते हैं कि कैसे हम इन्हें बनाएंगे। तो लिखा हुआ है तुम्हें अब जाना चाहिए, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू, तो हमने यू लिखा। हेल्पिंग वर्ब हमारी मस्ट ही आएगी, तो हमने लिखा यू मस्ट। यू मस्ट जाना चाहिए, गो मीन्स जाना होता है तो गो हो गया, यू मस्ट गो। अब के लिए क्या लिखेंगे? नाउ, यू मस्ट गो नाउ। देखिए भाई, हमने यहाँ क्यों मस्ट लिखा? अब हम यहाँ कह रहे हैं तुम्हें जाना चाहिए, दैट मीन्स ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि अब तुम्हें जाना चाहिए। अगर हम आप ऐसे समझिए कि आप और आपका फ्रेंड दोनों लोग थे, आप लोग आपस में कहीं शाम के समय बैठकर बातचीत कर रहे थे। आप लोगों को काफी समय हो गया बातचीत करते करते, फिर आपने अपने फ्रेंड से कहा कि अब समय बहुत हो चुका है, तो अब तुम्हें जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? तुम्हें अब जाना चाहिए। आप उसको ऐसे तो कह नहीं रहे, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं बस तुम जाओ, नहीं ऐसा सेंस होता नहीं। जब हम इस तरीके के सेंटेंसेस कहते हैं, दैट मीन्स हम समझ जाते हैं कि यहाँ हमें क्या है, आपको जाने के लिए कहा जा रहा है, मतलब आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे से कहा जा रहा है कि आपको जाना चाहिए। बट हिंदी में तो हम समझ जाते हैं कि अब हमसे कहा जा रहा है कि अब हमें जाना है, लेकिन हम वही बात अगर इंग्लिश ग्रामर में कहना चाहें तो हम कैसे कहेंगे? कैसे सामने वाले को पता चलेगा कि हम स्ट्रॉन्ग वे में बात कहने जा रहे हैं? तो जब हमें किसी बात को स्ट्रॉन्ग वे में कहना होगा तो हम क्या करेंगे? वहां पे मस्ट मॉडल वर्ब यूज करेंगे। तो हमने यहाँ क्या लिखा? यू मस्ट गो नाउ। क्या लिखा? यू मस्ट गो नाउ, यू मस्ट गो नाउ। अब जो भी इस सेंटेंस को पढ़ रहा होगा
उसे ये चीज जरूर आती होगी कि मस्ट का मीन्स होता है कि किसी भी चीज को, काम को नेसेसिटी हो जाए कि आपको ऐसा करना है, जरूरी है, वो स्ट्रॉन्ग वे को बता रहा होगा, तो हम वहां मस्ट यूज करें। अब जब आपने किसी से कहा यू मस्ट गो नाउ, तो सामने वाला ये जानता होगा कि वो मस्ट से कह रहा है, सेंटेंस हमारा मस्ट है, मॉडल वर्ब से सेंटेंस को बता रहा है, बोल रहा है, दैट मीन्स वो काम इस चीज को करने के लिए ज्यादा कह रहा है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग वे में कह रहा है, तो मुझे इस काम को करना चाहिए। तो सामने वाला तभी समझ पाएगा जब उसे मस्ट की नॉलेज होगी, और आप ये बात तभी कह पाएंगे जब आपको भी पता होगा कि हमें मस्ट कहाँ यूज करना है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो हमारा मस्ट मॉडल वर्ब है, अगर आप किसी को स्ट्रॉन्ग वे में एडवाइस कर रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं या किसी को फिक्स्ड डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं, तो आपको वहां पे क्या यूज करना होगा? मस्ट मॉडल हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। समझ में आई बात? चलिए अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आता है, लिखा है तुम्हें यह काम अवश्य करना चाहिए। That's why we can see that this sentence is representing the necessity of the work. इस काम को करना तुम्हारी आवश्यकता है, नेसेसिटी है, तुम्हें इसलिए इस काम को करना चाहिए, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल। दैट इज द स्ट्रॉन्ग वे ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमें पता चल रहा है कि जो बात की जा रही है वो बात स्ट्रॉन्ग वे में कही जा रही है। अगर कोई बात स्ट्रॉन्ग वे में कही जा रही है, दैट्स वाई हमें वहां सेंटेंस को बनाने के लिए कौन सी मॉडल यूज करनी चाहिए? मॉडल बताइए, मस्ट या शुड या वुड, क्या यूज करेंगे आप? स्ट्रॉन्ग वे में बात चलिए तो आप कहेंगे सर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मस्ट मॉडल वर्ब यूज करेंगे। चलिए तो मस्ट मॉडल वर्ब्स की हेल्प से हमें इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है। चलिए करते हैं। जिन्हें आता है अच्छी बात, जिन्हें नहीं आता है वो थोड़ा ध्यान से सुनिए और सीखिए। जिनको आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसको क्या लिखेंगे। तो हमने देखा सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें है, तो तुम्हें इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? यू कहेंगे। हमें नेसेसिटी बताई जा रही, अवश्य जाना है, अवश्य करना चाहिए। ये अवश्य जो वर्ड आता है ये हमें नेसेसिटी बताता है, स्ट्रॉन्ग वे को बता रहा है, दैट मींस ए फिक्स्ड डिटर्मिनेशन है। हमें इसको बताने के लिए हमें क्या लिखना होगा? मस्ट। तो हमने लिखा यू मस्ट, करना चाहिए, इसके लिए हम डू लिखेंगे। करना, डू मींस करना होता है, यू मस्ट डू। यह वर्क हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो हम दिस वर्क लिख देंगे और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हो गया कि नहीं? तो हमने क्या लिखा? यू मस्ट डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम करना चाहिए। अगर जैसे मैं कहूं, जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा, मैंने लिखा आपको स्कूल समय से जाना चाहिए। आपको स्कूल समय से जाना चाहिए। अब देखिए भाई, इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? दो तरीके से। दो तरीके कौन कौन से, उनको समझते हैं। जैसे मैंने कहा आपको स्कूल, थोड़ा सेंटेंस मिस्टेक है भाई, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। आपको स्कूल समय से जाना चाहिए। आपको स्कूल समय से जाना चाहिए। आप लोग बताइए कि आप लोगों को वीडियो, ऑडियो और राइटिंग तीनों चीजें क्लियर है या नहीं? अगर तीनों चीजें क्लियर हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ऑल इज क्लियर सर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ऑल इज क्लियर सर। ठीक है, अगर आप सभी को सब कुछ क्लियर दिख रहा है तो आप कमेंट करें, ऑल इज क्लियर सर। चलिए भाई, सेंटेंस है, इसको बनाते हैं, समझते हैं कि कैसे हम इसे दो तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने जैसे लिखा आपको, दैट मीन्स यू। अब हमने आपको बताया था कि हम शुड भी यूज करते हैं। अब क्या करें? सजेशन भी दे रहे हैं। यहाँ क्या दे रहे हैं? सजेशन। आपने कहा कि आपको स्कूल समय से जाना चाहिए, दैट इज सजेशन। ये एक सजेशन भी है। क्या है? सजेशन है। तो हमने आपको बताया था कि सजेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? शुड यूज करते हैं। दैट्स व्हाई हम जो पहले सेंटेंस बना रहे हैं वो शुड की हेल्प से बना रहे हैं। तो हमने लिखा यू शुड गो टू स्कूल। यू शुड गो टू स्कूल। समय से के लिए इन टाइम, समय रहते मतलब इन टाइम, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रीपोजिशन इन, और समय के लिए टाइम लिखा, और ये हमारा सेंटेंस बन गया। क्या ये सेंटेंस गलत है? ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें ये पता है कि ये सेंटेंस गलत है या नहीं है? बताइए भाई, कितने स्टूडेंट इस बात को एग्री करते हैं कि हम इस सेंटेंस को ऐसे बना सकते थे या नहीं? जितने स्टूडेंट इस बात से एग्री करते हैं वो अपना आंसर लिखें यस, और जो डिसएग्री है वो लिखिए नो। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें भाई, तभी मुझे पता चलेगा कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको वो आप पढ़ रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है और आप सीख रहे हैं। अगर आप कमेंट नहीं कर पाते हैं, दैट मीन्स आपको ये पता ही नहीं है कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आपको आता नहीं है। मेरे हिसाब से मैं यही समझूंगा। अगर आपको इसका आंसर आता है सो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर क्या करें,
चलिए भाई, अब हमने लिखा है यू मस्ट गो टू स्कूल इन अ टाइम। स्कूल इन टाइम, हमें समय से स्कूल जाना चाहिए, हमें आपको समय से स्कूल जाना चाहिए, दैट इज द राइट। इसमें सब कुछ सही है। अगर हम चाहें इसी सेंटेंस को एक और तरीके से बना सकते थे, दिस इज वन एंड दिस इज सेकंड वे। सेकंड मेथड क्या होता, आपने यू को यू लिखा, हम यहां मस्ट यूज करके भी लिख सकते थे। हमने लिखा शुड की जगह यूज किया यू मस्ट गो टू स्कूल, यू मस्ट गो टू स्कूल इन टाइम, यू मस्ट गो टू स्कूल इन टाइम। मैंने जो दूसरा सेंटेंस लिखा वो मैंने मस्ट मॉडल वर्ब से बनाया है, ये भी करेक्ट है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हिंदी में अगर हम सेंटेंस लिखेंगे तो यही है, ऐसे ही कहेंगे, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, क्या छोटा सा मीनिंग बदल रहा है, उसके बारे में बताइए। चलिए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। देखो भाई क्या लिखा है, यू शुड गो टू स्कूल इन टाइम। यहां आप सजेशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? आपने पहले वाला जो सेंटेंस बनाया, इस सेंटेंस में आप क्या दे रही हैं? सजेशन दे रहे हैं। आप किसी को सजेशन दे रहे थे, लेकिन इसमें आप कंपलसरी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कंपलसरी, या आप कह सकते हैं नेसेसिटी है, मतलब अब जरूरत है, नेसेसिटी। या आप इसे कह सकते हैं कि हमें डिसाइड कर लेना चाहिए, ऑर्डर दे रहे हैं कि आपको स्कूल जो है समय से आना चाहिए। हमें इस सेंटेंस में कंपलसरी और नेसेसिटी बताइए। कंपलसरी है कि आपको समय से पहले स्कूल आना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें जो हमारा एग्जाम सेंटर होता है, तो एग्जाम सेंटर पे हमें एग्जाम सेंटर का जो टाइम है, मतलब क्लोजिंग क्लोजिंग गेट का जो क्लोजिंग टाइमिंग होती है, उससे पहले गेट क्लोजिंग टाइमिंग होती है, उससे पहले हमें वहां पे पहुंचना चाहिए, तभी हमारी एंट्री हो सकती है। अगर आप गेट क्लोजिंग के बाद वहां पे पहुंचते हैं तो आपको एंटर नहीं किया जाता। बहुत सारे बच्चों को इस वजह से एग्जाम भी छूट जाता है। तो रीजन क्या है कि हमें समय रहते, समय से पहले वहां पहुंचना है, तो ये हमारे लिए जरूरी है। अगर हमें, जैसे कि अगर आप लोगों ने एडमिट कार्ड देखे होंगे, तो उन एडमिट कार्ड में यही लिखा है यू मस्ट गो टू द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम। समय से पहले आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे। तो इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ नेसेसिटी बताई जा रही, जरूरत है। आपको एक फिक्स स्ट्रॉन्ग वे से बात कही जा रही है, अगर आप समय से पहले वहां नहीं पहुंचते तो इसमें आपकी गलती है। आपको बाद में पेपर में, अगर आप गेट क्लोजिंग होने के बाद पहुंचते हैं तो आपको एंटर नहीं किया जाएगा। तो मस्ट लिखा, मस्ट हमें ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है, इस बात को ध्यान से समझिए। शुड हम नॉर्मल में किसी को सजेशन कर रहे थे कि आपको ऐसा करना चाहिए, अब तुम करो या नहीं करो ये तुम्हारे ऊपर है। मतलब इस काम को इस तरीके से अगर हम बात को कहेंगे, उसे फॉलो करने के चांसेस कम है। लेकिन अगर हम मस्ट लगा के कह रहे हैं बात को, इस दैट मीन्स हुआ कि हमें इस काम को ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको ये काम करना ही, ऐसा करना ही होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका जो रिजल्ट है वो आपकी जस्ट, आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखो मैं आप सिंपल सी भाषा में समझा देता हूँ आपको कि मैं क्या बताना चाह रहा था। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि जो शुड और मस्ट हमने जो मॉडल वर्ब यूज किए, इन दोनों को लगाने से हमारा सेंटेंस बन तो सकता है, लेकिन हमें जब सेंटेंस में अपनी बात को जिस तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम दो तरीके से कर सकते थे। एक तो शुड मॉडल वर्ब लगा के मस्ट, लेकिन अगर यहाँ शुड हमने मॉडल वर्ब लगाई है तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। अब वो करेगा या नहीं करेगा, मतलब उसके करने के चांसेस 50-50% हैं। लेकिन जब हम इसी बात को यू मस्ट गो टू स्कूल इन टाइम, अगर हम ये बात मस्ट लगाकर यूज करेंगे, मस्ट मॉडल वर्ब सेंटेंस में लगाकर कहेंगे, दैट मीन्स इस काम को आपको 100% में से 80% चांस ऐसा है कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। 80% से ज्यादा चांसेस ऐसा है कि आपको ऐसा करना ही होगा। लेकिन इस वाले केस में हमारे पास चांसेस 50-50 है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। लेकिन इस वाले में आपको करना होगा, दिस इज नेसेसिटी, आप कंपलसरी है, इसमें ज्यादा चांस है कि आपको इस चीज को फॉलो करना है, लेकिन इसमें कम चांसेस है। इसलिए हम जब भी एडमिट कार्ड्स वगैरह आते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन आता है कि आपको यहाँ समय से पहले पहुंचना चाहिए, तो वहां हमेशा मस्ट मॉडल वर्ब को ही यूज किया जाएगा। अगर वो आपको सजेस्ट करना चाह रहे होंगे, अगर वो आपको सजेस्ट कर रहे होंगे तो वहां मस्ट नहीं फिर शुड यूज करें। लेकिन दोनों तरीके से बात सही है। समझ में आई बात? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। क्या यूज करते हैं? नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। समझ में आया कि नहीं? कर लोगे भाई? चलिए भाई, अब एक थोड़ा एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यू मस्ट शुड
यू मस्ट शुड या वुड सेव समथिंग, सेव समथिंग, you must save something for the future. देखिए भाई, मैंने एक एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट लिखा है यू मस्ट शुड या वुड सेव समथिंग फॉर द फ्यूचर। हमें आपको अपने भविष्य के लिए कुछ बचाना चाहिए। ये हम सलाह तो दे नहीं रहे भाई, सलाह दे सकते हैं आप कि तुम्हें अपने भविष्य के लिए कुछ बचाना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये तो भाई नेसेसरी है, कंपलसरी है। अगर हम जितना भी पैसा कमाते हैं, जो भी हम कमाते हैं, तो उसमें से हम कुछ ना कुछ अपनी सेविंग्स के लिए बचाते ही हैं। ये कंपलसरी है, नेसेसिटी है, हमारी एक फिक्स डिटर्मिनेशन है। हम कोई भी चीज करते हैं तो हमें सोचते हैं कि हम जिसको जितना ज्यादा से ज्यादा बचा सके। तो यहाँ हमें वुड का लगाना, आप किसी से रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहे हैं, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई हमें यहाँ पे वुड मॉडल वर्ब को लगाना बिल्कुल गलत होगा। क्या होगा? वुड मॉडल वर्ब लगाना गलत। शुड ठीक हो सकता है कुछ हद तक, शुड ठीक है, लेकिन हम यहाँ मस्ट को ज्यादा प्रेफर करेंगे, फिर उसके बाद शुड को प्रेफर करेंगे। अगर सेंटेंस में मस्ट और शुड दोनों आता है तो हमें वहां मस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। क्या देनी है? मस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे और शुड को हम सेकंड प्रेफरेंस देंगे। जब हम मस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं तो ये हमारा सही हो जाएगा, उस टाइम ये हमारा फिर क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए अब जो हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट, यूज ऑफ मस्ट। यूज ऑफ मस्ट का सेकेंड यूज है, क्या है? सेकेंड यूज कहता है कि मस्ट जो है हमारा, ये हमें बताता है कि आपने कोई चीज अजम की है, आपने कोई चीज अजम्पशन की है लेकिन स्ट्रॉन्ग वे में अजम किया, तो लिखेंगे इट एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग, इट एक्सप्रेस द अजम्पशन, it expresses the assumption in a strong way। आपने किसी चीज को एजम्पशन किया आपने, और आपकी वो चीज हो जाती है, तो स्ट्रॉन्ग वे से उसको बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम वहां पे क्या यूज करेंगे? मस्ट को यूज करेंगे। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, क्या बात करें? एग्जाम्पल की। जैसे मैंने लिखा नेक्स्ट, ही मस्ट बी योर फ्रेंड, ही मस्ट बी योर फ्रेंड। मैंने लिखा ही मस्ट बी योर फ्रेंड, इसका मतलब हुआ वह जो है वो तुम्हारा मित्र होना चाहिए। हमने अजम्पशन किया, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा, हमें पॉसिबिलिटी लग रही, ज्यादा से ज्यादा हमें लग रहा है कि जो होगा आपका ही मित्र होगा, अजम्पशन किया हमने, तो ही मस्ट बी योर फ्रेंड, वह तुम्हारा मित्र होगा। अगर हम बात करें इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जैसे मैंने कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल, he must have something, he must have something, he must have something, he must have something to eat। खाने के लिए उसके पास जरूर कुछ होगा, खाने के लिए उसके पास कुछ होगा। तो हमने लिखा he must have something to eat, उसके पास जो है खाने के लिए कुछ ना कुछ होगा। यानी कि आप स्ट्रॉन्ग में, अब भाई ऐसी चीज एजम्पशन हम कब करेंगे? जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में कोई एक ऐसा स्टूडेंट है या फ्रेंड है जो बहुत ज्यादा खाना खाने वाला है, ठीक है, उसे मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो आपने एजम्पशन किया कि आपको भूख लगा, आपको लगा कि मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए, तो आपने सोचा कि उसके पास जरूर मिलेगा क्योंकि वो तो खाता ही रहता है। और जब वो खाता ही रहता है तो हमने एजम्पशन किया कि ही मस्ट हैव समथिंग टू ईट, उसके पास कुछ ना कुछ खाने के लिए होगा। तो आप फटाफट उसके पास गए, अरे भाई कुछ खाने के लिए है? गया, हाँ यार लो, चॉकलेट है, चिप्स है, कुरकुरे हैं, तो वो आपको इमीडिएटली दे दे। जो व्यक्ति खाता होगा उसी से। तो हमने जो एजम्पशन करते हैं उस एजम्पशन को बताने के लिए, स्ट्रॉन्ग एजम्पशन को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मस्ट को यूज करते हैं। अगर आप यहाँ शुड यूज करेंगे, क्या यहाँ शुड का कोई सेंस आ रहा है? बताइए। अगर आप मस्ट की जगह शुड, उसके पास ऐसा होना चाहिए। हम इस नॉर्मली वे में सलाह कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, हम कह रहे हैं अच्छा उसके पास ऐसा होना चाहिए। नहीं भाई, सजेशन क्यों देंगे? नहीं कह सकते ना, सजेशन के कम चांसेस लग रहे हैं। हम ऐसे थोड़ा सी कहेंगे कि हर किसी के पास ऐसा होना चाहिए, नहीं, सजेशन तो बहुत ही कम चांसेस में ऐसा दे पाएंगे।
तो यहाँ शुड गलत है। अगर हम यहाँ वुड यूज करना चाहें, क्या यूज करना चाहें? वुड। क्या आप यहाँ किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसके पास ऐसा होना? भाई यहाँ रिक्वेस्ट की कोई जरूरत ही नहीं है, रिक्वेस्ट जैसा सेंटेंस ही नहीं है हमारा, तो हम रिक्वेस्ट के लिए वुड क्यों लगाएंगे? नहीं भाई, वुड भी हमारा गलत। विल आएगा क्या? नहीं आएगा। शैल आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये हमारे और भी मॉडल वर्ब्स यहाँ कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ मस्ट हमारा क्या होगा? सही सेंटेंस बनाएगा। समझ में? चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बात कर लेते हैं इसी में। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे मैंने कहा ही मस्ट बी, ही मस्ट बी, ही की जगह शी लिख लेते हैं। शी मस्ट बी, शी मस्ट बी योर बेस्ट फ्रेंड, शी मस्ट बी योर बेस्ट फ्रेंड। मैंने कहा जो शी है वो आपकी क्या है? बेस्ट फ्रेंड है। अब हमने, क्योंकि वो हर वक्त हमें लगा कि उसी अपने फ्रेंड के साथ बातचीत करती है या बातचीत करता है, तो हमें लगा कि जो भाई जब हम किसी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, दैट मीन्स हम ही मानते हैं कि वो ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड होगा। हम और आप यही एजम्पशन करते हैं कि नहीं? जैसे मान लीजिए आप और आपका कोई फ्रेंड है, आप लोग स्कूल में ज़्यादातर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद अगर आप घर के स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल के बाहर भी कहीं मिलते तो आप लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। तो जब हम इस तरीके से करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये जो है ये दोनों एक दूसरे के क्या है? बेस्ट फ्रेंड है। अब सामने वाला कैसे? तो जब आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें तो वो अजम्पशन करेगा ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, दैट मीन्स ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होंगे। तो वो कैसे कहेगा इस बात को? तो वो इसी तरीके से कहेगा, तो वो कहेगा शी मस्ट बी योर बेस्ट फ्रेंड, या ऐसे भी कह सकता है ही मस्ट बी योर बेस्ट फ्रेंड। हो सकता है कि वो तुम्हारा क्या है? ज्यादा अच्छा फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए तो आप ऐसा करते हैं। तो उस सेंस में हम क्या करेंगे? उस तरीके की बातों को बताने के लिए हम हमेशा मस्ट मॉडल वर्ब यूज करें, इसके अलावा हम कोई और मॉडल वर्ब यूज नहीं कर सकते। चलिए भाई, आशा करता हूं कि आपको ये यूज समझ में आ गया है या नहीं, तो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि सर ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज क्लियर, या यूज नंबर 1 इज क्लियर। ऐसा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करेंगे, दैट मीन समझ लीजिएगा कि हम ये समझ जाएंगे कि आपको कुछ नहीं आ रहा, बस तुम टाइम पास करने के लिए मोबाइल चला रहे हो, क्लास देख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर क्या करो, जिससे हमें भी पता चले कि तुम कुछ पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए आप लोगों से नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट यूज की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब हम नेक्स्ट यूज नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि मस्ट का जो यूज नंबर 3 है आखिर वो क्या है। तो यूज नंबर 3 भी हमारा एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में हम समझेंगे, जो क्या बताता है इसके बारे में समझना है। तो देखिए भाई, समझते कैसे हैं कि हमारा एक सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद जो है हमें मस्ट हैव देखने को मिलेगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाकी हमारे पास और अदर इंफॉर्मेशन आती है। जब भी हमारे सामने इस तरीके का फॉर्मेट आएगा, दैट मीन्स वो परफेक्ट सेंस को बता रहा है। क्या है वो? क्या बता रहा होगा? वो परफेक्ट सेंस बता रहा होगा। जब परफेक्ट सेंस बताता है तो परफेक्ट सेंस को बताने के लिए हमें हैव की जरूरत तो पड़ती है, क्योंकि परफेक्ट को बताने के लिए हैव होना जरूरी है। तो देखिए भाई, ये हमें क्या बताता है? इट इंडिकेट्स अ परफेक्ट सेंस। इट इंडिकेट्स a perfect sense। ये हमें परफेक्ट सेंस बताता है। इट इंडिकेट्स अ परफेक्ट सेंस। परफेक्ट सेंस बताने के लिए हम इस तरीके से एक सेंटेंस को लिखेंगे। इस फॉर्मेट में चलिए लिखते हैं। जैसे मैंने कहा, यू सीम हैप्पी, यू सीम हैप्पी, यू सीम हैप्पी, you seem happy, so I think you seem happy, so I think your friends must have come, your friend must have come to meet you, have come to meet you। मैंने लिखा you seem happy, so I think your friends must have come to meet you। आप खुश लग रहे हैं, मुझे लगता है कि आज आपके जो मित्र हैं आपसे मिलने के लिए आए होंगे।
ये इसका हिंदी मीनिंग है। अब हिंदी मीनिंग है तो हमने ऐसी चीजों को बताते हैं कि हमें आप ऐसा लग रहा है कि तुम बड़े आज खुश लग रहे हो, आप बड़े खुश लग रहे हो, लगता है तुम्हारे यहाँ रिश्तेदार आए होंगे। जैसे हमने कहा, देखिए भाई, जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं हिंदी में, समझ लेते, कोई दिक्कत नहीं, समझने में कुछ नहीं जाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा, तुम खुश लग रहे हो, तुम खुश दिखाई दे रहे हो या खुश लग रहे हो, तुम खुश लग रहे हो, तुम खुश लग रहे हो, इसलिए मुझे लगता है, तुम खुश लग रहे हो इसलिए मुझे लगता है कि कि तुम्हारे घर मेहमान आए होंगे। तुम खुश लग रहे हो इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे घर मेहमान आए होंगे, ये हमारा सेंटेंस हुआ। इस सेंटेंस को अगर हमें बनाना है तो सबसे पहले तुम खुश लग रहे हो, इसे हम क्या लेंगे, यू सीम हैप्पी, यू सीम हैप्पी, तुम खुश लग रहे हो, यू सीम हैप्पी, इसलिए के लिए लिखेंगे सो, मुझे लगता है, आई थिंक, सो आई थिंक, अगर की लिखा है तो यहाँ दैट भी लगा सकते हैं, सो आई थिंक, निग्लेक्ट भी कर सकते हैं, सो आई थिंक द गेस्ट, मेहमान घर आए होंगे, कौन आए होंगे, मेहमान, तो सो आई थिंक द गेस्ट, आई थिंक द गेस्ट must have come your home, तुम्हारे घर क्या आए होंगे, मेहमान। ये हमारा क्या हो गया, पूरा सेंटेंस हो गया। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन को बताने के लिए, यानी कि आपने परफेक्ट सेंस बताने के लिए हमें वहां क्या यूज करना है, मस्ट है। अगर आप यहाँ किसी और चीज को यूज करेंगे तो वो परफेक्ट सेंस नहीं देता है, परफेक्ट सेंस नहीं देता है, इसलिए हमारा वो आंसर गलत हो जाएगा। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मॉडल वर्ब आता है हमारा यूज ऑफ कैन। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए भाई, यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन, ठीक है। आपने सुना होगा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ने, सकता शक्ति वाला जो केस आता है वो कैन में ही आता है, बट हमने कहा है कि आप हिंदी ना समझते हुए इंग्लिश में समझें तो ज्यादा बेटर है। सकता शक्ति तो हमारा किसी में भी आ सकता है, तुम्हें वहां जाना चाहिए, जैसे मस्ट में भी चाहिए आता है, शुड में भी चाहिए आता है, तुम वहां जा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कुड में भी आएगा, तुम वहां जा सकते थे, बस थोड़ा सा चेंज आ जाता है, लेकिन हमें ज्यादातर समझना है कि हम इस किस यूज से समझे तो ज्यादा बेटर होगा। यूज ऑफ कैन, आखिर कैन क्या करता है तो समझते हैं इसके बारे में। तो लिखिएगा, इट indicates the ability permission it indicate ability, permission, request, possibility, पॉसिबिलिटी। इन चार चीजों को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अगर आप कोई इंसान अपनी एबिलिटी बता रहा है, परमिशन ले रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है या पॉसिबिलिटी बता रहा है, इन चार चीजों को बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैन यूज करेंगे। सर्दी इतनी पड़ रही कि मेरे हाथ बहुत ठंडे हो गए, ठीक है, अब मुझे ये समझ लो मारकर पकड़ने में बहुत दिक्कत हो रही। चलिए भाई समझते हैं पॉसिबिलिटी। एक तो बोर्ड भी ठंडा रहता है ना, तो बड़ा क्या बताएं। चलिए भाई,
अब हमारा क्या था, इट इंडिकेट्स द एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट और पॉसिबिलिटी। अब हमें इन चार चीजों को बताने के लिए किसको यूज करना है, कैन को यूज करना है। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। आप लोग भी बढ़िया रजाई में अपना हाथ रखिए और गर्म हो जाए तो उसको निकाल के नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे मैंने कहा मैं मैं गणित पढ़ा सकता हूं। मैं गणित पढ़ा सकता हूं। मैं गणित पढ़ा सकता हूं। आपको समझिएगा हिंदी मीडियम वाले मैं कैसे बताऊंगा। मैं गणित पढ़ा सकता हूं तो इसको हम क्या कहेंगे, आई हमारा सब्जेक्ट है। कोई भी सब्जेक्ट है आपको मॉडल वर्ब कैन ही यूज करना है। आई कैन टीच मीन्स पढ़ाना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। आई कैन टीच मैथमेटिक्स। आई कैन टीच मैथमेटिक्स। मैं मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई, मैं मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूँ। हाँ, आपको जब हमारा इंग्लिश ग्रामर का बैच कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम जो है मैथमेटिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। लगभग और 1-2 महीने रुक जाइए, सर्दियां खत्म हो जाने देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है मैथ्स पर भी काम करेंगे। डोंट वरी, आप लोग देखेंगे कि मैथ को भी जीवन में कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करते हैं, मैथमेटिक्स हमारे जीवन में कितना जरूरी है, सारी चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो लिखा है आई कैन टीच मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूँ। जैसे मैंने कहा मैं यह काम कर सकता हूँ। क्या कहा मैंने, मैं यह काम या तुम यह काम कर सकते हो, ऐसे लिख लीजिए, तुम यह काम कर सकते हो। तुम यह काम कर सकते हो। जैसे हम इस तरीके की बातों को कहते हैं किसी को मोटिवेट करने के लिए, यस यू कैन डू इट, हम यह काम कर सकते हैं। तो ऐसे लिखा हमने, तुम यह काम कर सकते हो ज्यादा बेटर रहेगा। तुम यह काम कर सकते हो। तुम यह काम कर सकते हो तो हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। तो हम क्या लिखेंगे, यू कैन कर सकते हो। इस करना डू मीन्स यू कैन डू दिस वर्क। तुम यह काम कर सकते हो, यू कैन डू दिस वर्क। हम जैसे कहते हैं यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन बताने के लिए भी हम कैन को यूज कर सकते हैं। उसकी एबिलिटी है कि वो ऐसा कर सकता है, तो उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वहां हम कैन को यूज करते हैं। जैसे हमारा अगर हम बात करें एक इसी में छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझिए जो कैन से रिलेट करता हुआ है, फिर हम कुछ एग्जांपल्स और समझेंगे। कॉन्सेप्ट कहता है कि जो हमारा कैन प्लस नॉट होता है ना, कैन के बाद नॉट आता है, तो एक इसे आप कैन नॉट भी लिख सकते हो, कैन नॉट, या आप इसे कांट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कांट। इस तरीके से एन के बाद अपोस्ट्रोफी और टी, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो समझते हैं, जैसे मैंने कहा वह देख नहीं सकता। मैंने क्या लिखा, वह देख नहीं सकता। वह देख नहीं सकता। देख नहीं सकता है, वह देख नहीं सकता है, वह नहीं देख सकता है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा तो हम क्या लिखेंगे, ही कैन नॉट सी। ही कैन नॉट सी। ही कैन नॉट सी, या आप सी की कैन नॉट की जगह कांट भी लिख सकते हैं। CAN' दोनों सही है। ही कांट सी, वह देख नहीं सकता है। जैसे मैंने कहा वह बोल नहीं सकता है। मैंने कहा वह बोल नहीं सकता है। वह, आप लोग बुरा मत मानिएगा मैं ऐसा सेंटेंस लिखवा रहा हूं, बट मैं समझाने के पर्पज से बता रहा हूं। मैं बोल नहीं सकता हूं, वह बोल नहीं सकता है। वह बोल नहीं सकता है। वह बोल नहीं सकता है तो हम क्या लिखेंगे, ही कैन नॉट, ही कैन नॉट स्पीक, या ही कांट स्पीक। जैसे मैंने कहा वह लिख नहीं सकती है, वह लिख नहीं सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने कहा वह लिख नहीं सकती है। वह लिख नहीं सकती है। इस तरीके का सेंटेंस तो कैसे लिखेंगे, लड़की के लिए लिखा है ती है, तो दैट मीन्स यहाँ वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, सी। तो हम यहाँ कांट करके लिख लेते, सी कांट राइट, वह लिख नहीं सकती, सी कांट राइट। ये हमारा सेंट है। तो हम इस तरीके से क्या है, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो आप कैन की हेल्प से बता सकते हैं।
चलिए भाई आप लोग पहले से नोट डाउन करिए, फिर हम इसके थोड़े और यूजेस समझते हैं और इसके नेक्स्ट यूज के बारे में भी बात करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट यूजेस की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं एग्जांपल्स की। जैसे मैंने कहा वह किताब पढ़ सकता है, मैंने लिखा वह किताब पढ़ सकता है। चलिए फटाफट बना दीजिए, इसका क्या आंसर होगा। वह किताब पढ़ सकता है। नेक्स्ट मैंने लिखा वे वहां जा सकते हैं, वे वहां जा सकते हैं। चलिए बताइए इन दोनों का आंसर, फिर हम नेक्स्ट यूज की ओर बढ़ते हैं। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, आप लोगों ने आंसर बता दिया होगा वैसे तो, अगर नहीं बताया तो ये हमारा क्या ही सब्जेक्ट है, तो ही कैन रीड अ बुक, वह किताब पढ़ सकता है, ही कैन रीड बुक। लेकिन ये हमारा काउंटेबल नाउन है, इससे पहले एक आर्टिकल लगा दीजिए आ, ही कैन रीड अ बुक। वे वहां जा सकते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वे हमारा सब्जेक्ट है, दे कैन गो देयर, दे कैन गो देयर। ये हमारा सेंटेंस हो गया। चलिए भाई यूज नंबर 2 की बात करते हैं। कैन का जो यूज नंबर 2 है वो क्या है, यूज नंबर 2, यूज नंबर 2 हमारा कैन का, तो इट इंडिकेट्स डायरेक्ट ऑर्डर और परमिशन। इट इंडिकेट्स डायरेक्ट ऑर्डर और परमिशन, या एंड करके लिख लो, एंड परमिशन। अगर आप किसी को डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं या परमिशन देते हैं, तो आपको बताने के लिए, हम आपको वहां इस चीज को बताने के लिए क्या यूज करना है, कैन को यूज करना है। तो हम क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे अगर मैंने कहा एग्जाम्पल में, जैसे मैंने कहा तुम अब जा सकते हो, मैंने क्या कहा, तुम अब जा सकते हो, तुम अब जा सकते हो। नेक्स्ट मैंने लिखा जैसे तुम अब बैठ सकते हो, आप अब बैठ सकते हैं, आप अब बैठ सकते हैं। नेक्स्ट जैसे मैंने कहा वह अब कार चला सकता है। जैसे मैंने नेक्स्ट लिखा तुम अब खाना खा सकते हो, तुम अब खाना खा सकते हो। हमने 4 एग्जाम्पल लिखे, इन चारों एग्जाम्पल्स में समझना है कि कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली सामने वाले को क्या दे रहे हैं, ऑर्डर या परमिशन दे रहे हैं। तो हम इसको कैसे बनाएंगे इस समझते हैं। तो लिखा है तुम अब जा सकते हो, हमारे सामने जो व्यक्ति था, जैसे आप सभी बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसे मैंने आप सभी से कहा कि अब आप सभी अपना जो है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम इसी तरीके से बोलेंगे यू कैन गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो हम इसी तरीके से कहेंगे यू कैन गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, आप अपना आंसर कहाँ दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो जब हमने आपको कोई परमिशन दी, आपको ऑर्डर दिया, तभी तो आपने आंसर कमेंट किया। क्या आप उससे पहले कर सकते थे, जो नहीं मानते हैं वो कर सकते हैं, वरना आप तभी करेंगे जब आपको कोई ऑर्डर या परमिशन देगा। तो यहाँ पे भी परमिशन की बात चली, तुम अब जा सकते हो, तो यू हमारा क्या है सब्जेक्ट, तो यू को हमने यू लिखा। सकता शक्ति के हिसाब से हमें परमिशन दे रहे हैं, तो क्या आएगा, कैन आएगा, यू कैन। जाने के लिए क्या लिखेंगे, गो, अब के लिए क्या लिखेंगे, नो, नाउ, यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है आप अब बैठ सकते हैं, तो यू मीन्स आप बैठ सकते हैं, कैन सिट मीन्स होता है बैठना, यू कैन सिट नाउ, अब आप बैठ सकते हैं। आपने सामने वाले को परमिशन दी कि अब आप बैठ जाओ, आपने उसको ऑर्डर दिया बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। वह अब कार चला सकता है, तो
तो आपने क्या किया, परमिशन दे दी किसको, ही को। तो क्या लिखा आपने, ही कैन ड्राइव अ कार, ही कैन ड्राइव अ कार नाउ। अब वह क्या कर सकता है, कार चला सकता है। आपने उसको परमिशन दे दी कार चलाने की, चलो भाई कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम कार चला सकते हो, लेकिन याद रखिएगा कि आपको ऐसी मिस्टेक दोबारा नहीं करनी। जैसे आप लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं दिन में अपनी डेली एक्टिविटीज में। जैसे मान लीजिए आप टीवी देख रहे थे, आप टीवी बहुत देखते थे, आप देख भी रहे थे, आप देखते भी हैं। आप टीवी देख रहे थे और आपके पिताजी है, उन्होंने कहा स्कूल का काम कर लिया। अब नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ पापा। पापा कहेंगे बेटा पहले स्कूल का काम कर लो। जब आपने स्कूल का काम कर लिया होगा तो पापा कहेंगे स्कूल का काम हो गया, आपने कहा हाँ पापा। पापा कहेंगे ओके बेटा अब आप टीवी देख सकते हो। यही कहेंगे, नहीं कहते पापा, टीवी देखने के लिए नहीं कहते। अरे तो किसी ना किसी काम के, तो साइकिल चलाने के लिए कहते होंगे, बैडमिंटन खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए तभी कहते हैं जब आप कर लें। तो पापा की परमिशन मिल जाती तभी हम कुछ कर पाते हैं, तो परमिशन बहुत जरूरी है। वह अब कार चला सकता है, तो लिखा तुम अब खाना खा सकते हो। इस सेंटेंस को बनाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे, यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो हमने लिखा यू कैन ईट फूड, यू कैन ईट फूड नाउ। अब आप क्या कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो बैठे हुए थे और हमने जो है कोई होमवर्क नहीं किया, तो पिताजी सभी के सामने डांट रहे थे और हम भी गुस्सा हो गए। जब पापा की डांट खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, पापा ने कहा ठीक है अब तुम खाना खा सकते हो, खाना खाओ और उसके बाद आपको ये करना है, ठीक है, पढ़ाई कर लीजिएगा। तो जब भी हम किसी को डायरेक्ट हमें परमिशन या ऑर्डर मिल रहा होता है, सिंपल सी बात है, उस चीज को बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैन मॉडल वर्ब यूज करते हैं। चलिए अब हमें एक और नई चीज सीखनी है। तो एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है जो हमें बहुत सारी चीजों को क्लियर करने में मदद करता है। जैसे अगर हम बात करें कि हम अभी क्या कर रहे थे, परमिशन और पॉसिबिलिटी। परमिशन और पॉसिबिलिटी बताने के लिए हमारे पास बहुत सारे कंजंक्शन है। जैसे अगर हम बात करें हमने अभी एक कंजंक्शन पढ़ा नहीं, में। दूसरा जो होता है हमारा माइट, ये भी पॉसिबिलिटी बताता है। तीसरा जो होता है वो होता है हमारा कैन, और चौथे जो होते हैं वो होते कुड महाशय। क्या होते हैं, कुड। अभी सिर्फ हमने इसके बारे में पढ़ा, लेकिन आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ जिससे कि आप बाद में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जब मैं इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा, इनको एग्जाम्पल कराऊंगा, तब आप वहां कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको ये चीजें पहले ही बता रहा हूं। चलिए चलिए भाई समझिए, मे माइट कैन कुड। जो मे होता है ये स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताता है। क्या बताता है, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मतलब या वेरी स्ट्रॉन्ग परमिशन या पॉसिबिलिटी, ज़्यादा परमिशन या ज़्यादा पॉसिबिलिटी के चांस। अगर चांस कितनी बात करें तो 80% से लेकर 90% तक चीज़ें होने की संभावनाओं को बताने के लिए आपको हमेशा सेंटेंस में मे मॉडल वर्ब यूज करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें माइट की, तो माइट होता है हमारा, क्या होता है, लेस पॉसिबिलिटी बताता है। क्या बताता है, लेस पॉसिबिलिटी या परमिशन बताने के लिए, लेस पॉसिबिलिटी या परमिशन, लेस पॉसिबिलिटी या परमिशन बताने, अगर हम कहें लेस कितना, तो 0 से लेके 10% तक की पॉसिबिलिटी बताने के लिए हमें क्या यूज करना है, वहां हम माइट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, माइट यूज करते हैं। कैन की बात करें तो जो कैन होता है हमारा, ये बहुत ही कम पॉसिबिलिटी बताता है, मतलब वेरी वेरी लेस पॉसिबिलिटी, वेरी लेस पॉसिबिलिटी। वेरी लेस पॉसिबल बताया था ना, स्ट्रॉन्ग चीजों को बताने के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, कैन यूज कर रहे हैं। तो कैन, कुड जो होता है, मे माइट कुड कैन, तो कुड हमारा वेरी लेस पॉसिबिलिटी बताता है। अगर हम लेस पॉसिबिलिटी की बात करें तो कितनी लेस, लगभग 0 से लेकर 0.0001% पॉसिबिलिटी बताने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, कुड यूज करते हैं। कैन जो होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताता है, मतलब जिस चीज के होने के चांसेस तो जाना है। क्या बताता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, लेकिन इससे कम,
मे से कम, ठीक है। तो परमिशन लेनी हो या पॉसिबिलिटी बतानी हो, परमिशन हो या पॉसिबिलिटी बतानी है, तो इस तरीके से हम इनको प्रेफरेंस देते हैं। अगर पेपर में मे और कैन दोनों चीजें आई और उस समय सेंटेंस में लग रहा है कि इस चीज के होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, मतलब इस सेंटेंस में ऐसा कुछ कहा जाए कि ये होने के चांसेस ज्यादा हैं, ज्यादा चांसेस बनेंगे, तो हम वहां फर्स्ट प्रायोरिटी मे को देंगे, सेकंड प्रायोरिटी कैन को देंगे। अगर हमारे सेंटेंस में लेस और माइट, मतलब हमें लग रहा है कि ऐसी चीज होना बहुत मुश्किल है, चांसेस बराबर है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वहां वेरी लेस पॉसिबिलिटी के लिए कुड यूज करेंगे, लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट यूज करेंगे। तो इस तरीके से अब हमारा एक और कॉन्सेप्ट है इसी में, इसको समझ लो, रिक्वेस्ट। यहां से आप परमिशन को हटा लो, पॉसिबिलिटी की बात कर लो वहां पे बस, वरना आप कहोगे सर हमें कंफ्यूज कर रहे हैं आप। देखो भाई, रिक्वेस्ट या हम कहें परमिशन, रिक्वेस्ट या परमिशन की अगर हम बात करें तो हमें दो चीजें समझनी है, एक तो कैन और दूसरा है कोड। क्या है? कैन। रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए हम कैन और कोड को यूज करते हैं। अगर हमें स्ट्रॉन्ग वे से परमिशन लेनी है, स्ट्रॉन्ग वे, और ये होता है लेस या वीक वे, लेस वे, मतलब स्ट्रॉन्ग वे से अगर हमें ज्यादा मजबूती के साथ कोई परमिशन लेनी है तो हम कैन से करेंगे। इसको आप लिख लो, पोलाइट वे लिखो, क्या लिखो? वेरी पोलाइट वे। देखो भाई, हमने लिखा है रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए। अगर तो भाई अगर हमें किसी से बहुत ही पोलाइट वे में परमिशन लेनी है तो हम हमेशा कोड यूज करेंगे, और अगर हमें स्ट्रॉन्ग वे में परमिशन लेनी है तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं? कैन यूज करते हैं। अगर एग्जाम में आता है तो हम किसी से जब भी परमिशन या रिक्वेस्ट लेंगे तो हमें वहां कोड को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। कोड को हम क्या देंगे भाई? फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस, फिर जाके कैन को हमारी क्या होगी? सेकंड प्रेफरेंस। आप किसी से परमिशन लेंगे तो स्ट्रॉन्ग वे में थोड़ा सी परमिशन लेंगे, रिक्वेस्ट ही करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो पोलाइटली करेंगे। ऐसा नहीं है कि पापा हम तो कार चलाएंगे चाहे कुछ हो जाए, हम कार चलाने जा सकते हैं कि नहीं बताओ पापा, ऐसे कहेंगे? पापा कहें अच्छा ऐसे पूछ रहे हैं, आओ तुम्हारा इधर पूजा करें, धे धे धे, तो समझ जाओगे कि कैसे रिक्वेस्ट। तो जब भी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन है, किसी से हम परमिशन लेते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमें पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी चाहिए, तभी वो आराम से हमारी बात समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। अगर आप किसी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में ज्यादा परमिशन लेंगे तो वहां हम कर सकते हैं कैन को यूज, लेकिन हमें ज्यादातर यही सोचना है कि फर्स्ट प्रेफरेंस हमें कोड को देनी है, सेकंड प्रेफरेंस हमें कैन को देनी है। चलिए भाई, आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हम इसके थोड़े एग्जाम्पल्स के बारे में समझते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक स्टार्ट होगा। चलिए भाई, अब हम नेक्स्ट यूज की बात करते हैं, यूज ऑफ कैन में। तो हमारा नेक्स्ट यूज क्या था? यूज नंबर सेकंड हो गया था, वो कॉन्सेप्ट हो गया था। यूज नंबर थर्ड, यूज नंबर थर्ड क्या है? तो लिखिएगा, it express the 100% fact। 100% फैक्ट को बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कैन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कैन। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, Rahul is the student, Rahul is the student who can, या हमने अभी क्या पढ़ा था? must, who can या must do this वर्क। मैंने लिखा राहुल इज द स्टूडेंट हु कैन मस्ट डू दिस वर्क। पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ कैन और मस्ट में से क्या आएगा। तो अभी आपने पढ़ा था मस्ट नेसेसिटी को बताता है स्ट्रॉन्ग वे में किसी काम को करना, लेकिन यहाँ हम एजम्पशन या स्ट्रॉन्ग वे की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ फैक्ट है। फैक्ट है कि सिर्फ यही इंसान है। जैसे अगर हम बात करें, एक टीचर ही आपको पढ़ा सकता है कि नहीं, एक वकील ही केस लड़ सकता है,
एक डॉक्टर ही किसी का पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। क्या हम कहें कि जो इंजीनियर होगा वो आपसे कहे कि लाओ हम आपका इलाज कर देते, कर सकता है? नहीं। तो जो जिसका काम होता है, जो फैक्ट होता है, वो उसी के साथ सुइटेबल होता है। जैसे इस सेंटेंस में इसी बात चल रही कि राहुल इज द स्टूडेंट, और द स्टूडेंट क्यों लिखा? क्योंकि स्कूल में स्टूडेंट्स तो बहुत सारे थे, लेकिन उनमें से एक राहुल था जो पर्टिकुलर स्टूडेंट हो गया। उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के द्वारा इस काम को किया जा सकता है। भाई पर्टिकुलर व्यक्ति ही है जो इस काम को कर सकता है, तो उसको बताने के लिए यहाँ कैन की ज्यादा जरूरत है, मस्ट की जरूरत नहीं। हम यहाँ एजम्पशन नहीं कर रहे, हम यहाँ फिक्स्ड हैं कि भाई ये काम सिर्फ यही कर सकता है, तो यहाँ मस्ट जो है गलत रहेगा और हमारा सही क्या बनेगा? कैन। तो हु कैन डू दिस वर्क, यह उस काम को कर सकता है। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल में कहा मिस्टर तिवारी is the doctor. Mr. Tiwari is the doctor who can tell the right suggestion। मैंने लिखा मिस्टर तिवारी इज द डॉक्टर। मिस्टर तिवारी क्या एक डॉक्टर हैं जो क्या कर सकते हैं? हु या हुम कैन टेल द राइट सजेशन, जो आपको क्या बता सकते हैं? सही सजेशन बता सकते हैं कि सही क्या आपके पास है। तो देखो हमने यहाँ हु और हुम लिखा है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन सेम है, यहाँ हमारा मॉडल वर्ब कैन है, तो यहाँ तो कैन सही है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ से भी एरर बन सकता है। देखो कैन हमारा है, यहाँ पे मॉडल वर्ब है। क्या है? कैन हमारा मॉडल वर्ब है, लेकिन ये किसकी तरह काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ ये टेल आई, ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो द राइट सजेशन हमारा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हमने आपको बताया था कि हमें क्या करना है। जब हमें राइट मतलब सब्जेक्टिव केस के लिए हम क्या यूज करते हैं? हु यूज करते हैं, हुम नहीं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? हुम गलत हो जाएगा। और हु किस लिए आया है? डॉक्टर के लिए आया है। तो डॉक्टर यहाँ एक था, उसके हिसाब से मतलब मेल था, तो उसके हिसाब से पर्सन था, तो हु लिखा। अगर यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स आती तो क्या आ जाता? कुछ और ऑब्जेक्ट, रिलेटिव वर्ड रिलेटिव कंजंक्शन आ जाता। समझ में आई बात? चलिए अब हम बात करें अगर नेक्स्ट, ठीक है, एक तो ये यूज था। अब हमारा जो नेक्स्ट यूज आता है कैन में, कैन का यूज नंबर फोर्थ है। यूज नंबर फोर क्या कहता है कि it is also used for ह्यूमन राइट्स। जो मनुष्य का अधिकार है उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आपका जो 100% राइट्स है उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम वहां पर कैन यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, क्या बात करें एग्जाम्पल की, तो हमने लिखा in a time democracy people dash publicly people can publicly criticize their government। हमने लिखा इन अ टाइम डेमोक्रेसी पीपल कैन, या जो भी आपको बताना है क्या आएगा? पब्लिकली क्रिटिसाइज दियर गवर्नमेंट, वो अपनी गवर्नमेंट को पब्लिकली क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो ये क्या है? हमारा राइट्स है, तो हमेशा यहाँ हमें क्या मॉडल वर्ब यूज करना क्या? अगर हम यहाँ कोई भी और दूसरी मॉडल वर्ब यूज करेंगे, अगर आप यहाँ में बोर्ड कोड
ये कोई भी मॉडल वर्ब यूज करेंगे, सारी की सारी मॉडल वर्ब्स क्या है हमारी गलत है, ये सारे के सारे ऑप्शंस हमारे यहाँ क्या रहेंगे, रॉन्ग रहेंगे। जैसे हमने लिखा इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन पीपल डैश express our feelings emotions etc to our constitution people dash express our feelings emotion। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट्स दिया गया है कि हम क्या कर सकते हैं, आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये हमारा राइट्स है, तो हमें यहाँ कौन सा मॉडल वर्ब यूज करना चाहिए, बताइए भाई क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे सही करेक्ट आंसर बनेगा फिर हमारा कैन। तो इस हमारे क्या थे, कैन के यूज थे जो हमने सीखे। चलिए भाई, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा यूज ऑफ कैन। चलिए मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स देता हूँ, ये आपका होमवर्क है। क्या है ये आपका होमवर्क है, जितने भी लोगों के सेंटेंस के आंसर पता है वो लोग उनको ट्रांसलेट करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जैसे मैंने कहा वह आज स्कूल जा सकता है, वह आज स्कूल जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए, तुम्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए। हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट तुम अब बोल सकते हो, तुम अब बोल सकते हो। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट, क्या हम वहां खेल सकते हैं, क्या हम वहां खेल सकते हैं। क्या हमें वहां जाना चाहिए, क्या हमें वहां जाना चाहिए। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। हमें समय से स्कूल जाना चाहिए, हमें समय से स्कूल जाना चाहिए।
चलिए भाई, मैंने आपको ये 8 सेंटेंसेस दिए हैं और आप सभी को इन 8 सेंटेंसेस के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं नंबर वाइज। अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिस हमें भी तो ये पता चलेगी कितने स्टूडेंट्स ने सेंटेंसेस किए। जितने भी स्टूडेंट्स इन सेंटेंसेस के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे उनको एक अच्छा सा एक ऑफर दिया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स के सही आंसर निकलेंगे उन्हें उनका नाम इस क्लास में अनाउंस किया जाएगा कि इतने स्टूडेंट्स के ने जो है इन 8 सेंटेंसेस के करेक्ट आंसर दिए और उनके कितने सेंटेंस सही निकले हैं, कौन फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया। ये सारी चीज़ें मैं आपको कल की क्लास में अनाउंस करूंगा, लेकिन आप सभी को अपना नाम अनाउंस कराने के लिए इन सेंटेंसेस के राइट आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। चलिए भाई, आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी इन क्लासेस से जुड़कर अपनी इंग्लिश ग्रामर की प्रिपरेशन को अच्छा करें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।